फिल्म एक व्यस्त भूमिगत रेलवे स्टेशन पर शुरू होती है। एक आदमी वहां आता है और एक बेंच पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करता है। यद्यपि वह काम पर जाने की कोशिश कर रहे एक साधारण शहरी व्यक्ति की तरह दिखता है, फिर भी उसमें कुछ अजीब बात है। आदमी का सिर कई कटे हुए हिस्सों से बना है, जो रूबिक क्यूब की तरह पूरी तरह से उलझे हुए हैं। उसके सिर पर जो बाल होने चाहिए वे ठोड़ी के क्षेत्र पर हैं, जबकि उसकी नाक और दाहिनी आंख उसके सिर के ऊपर है। केवल उसका कान ही ठीक उसी स्थान पर है जहां उसे होना चाहिए। इस विचित्रता के बावजूद वह व्यक्ति शांत रहता है। अपनी घड़ी देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी ट्रेन आने में अभी थोड़ा समय है, इसलिए वह अपने दिमाग पर काम करना शुरू कर देता है और कटे हुए हिस्सों को इधर उधर घुमाना शुरू कर देता है। यह विचित्र दृश्य लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है। सफाई कर्मचारी, जो पहले अपने काम में व्यस्त था, रुक जाता है और अविश्वास से उस आदमी को देखता है। इसी तरह अन्य यात्री भी अवाक रह जाते हैं जब वे उसे रूबिक क्यूब वाले सिर के साथ देखते हैं। इस बीच कई संयोजनों की कोशिश करने के बावजूद आदमी अपना चेहरा सामान्य तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाता। वह असमंजस में बैठा रहता है और अपने हाइड्रेशन ड्रिंक से एक घूंट पीने का फैसला करता है। ताजा स्वाद से पुनः ऊर्जा प्राप्त होकर वह एक बार फिर अपना चेहरा बदलना शुरू कर देता है, जिससे एक छोटी लड़की को बहुत आनंद आता है जो उसे ध्यान से देख रही होती है। अंतिम दृश्य में कई जटिल चालों और संयोजनों के बाद आदमी अंततः अपने चेहरे के सभी भागों को सही स्थिति में रखने में सक्षम हो जाता है। संतुष्ट होकर वह अपने कानों में ईयरफोन लगाता है और शांतिपूर्वक गाना गाने लगता है। फिल्म 2 दूसरी फिल्म लंदन की एक धूप भरी दोपहर में शुरू होती है, जब व्यवसायी डियो अपनी छोटी बेटी लॉरा को साथ लेकर सड़क पर चल रहा होता है। लंच ब्रेक पर होने के बावजूद वह लगातार अपने फोन पर व्यस्त रहते हैं और अपने काम से संबंधित कॉल्स लेते रहते हैं। तंग आकर लॉरा उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उससे दूर चली जाती है। जैसे कि उसने आशा की थी, डायो तुरंत कॉल समाप्त कर देता है और उसके पास आता है। इसके बाद लॉरा ने खेल में उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए कहा। वह उसे कदम बताती है और साथ मिलकर वे कुछ कदम उठाते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि लॉरा को उसी दिन अपने स्कूल में अपना पहला स्टेज प्रदर्शन करना है, लेकिन डायो उसमें शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे कई व्यावसायिक मीटिंग में जाना है। जैसे ही पिता और पुत्री चौराहे के पास पहुंचते हैं, एक साइकिल अचानक तेजी से गुजरती है और खतरनाक रूप से उनके बहुत करीब आ जाती है। यदि वे कुछ इंच आगे होते तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। इससे डियो को भावनात्मक झटका लगता है और उसे याद आता है कि वह अपनी छोटी बेटी को कितना महत्व देता है। इसलिए वह अपने सहकर्मी को फोन करता है और सभी कार्य बैठकें स्थगित कर देता है ताकि वह उसके नृत्य प्रदर्शन में शामिल हो सके। इसके बाद वे लॉरा की मां अमांडा से मिलते हैं। छोटी लड़की उसे गले लगाती है और बताती है कि उसके पिता उसका प्रदर्शन देखने के लिए रुकेंगे। अमांडा के लिए यह आश्चर्यजनक खबर है, लेकिन वह इसका तहे दिल से स्वागत करती है और अपने पति को चूमती है। हालांकि यह सुखद क्षण तब बाधित हो जाता है जब डियो को अपने काम से एक और कॉल आती है। जैसे ही वह एक क्षण के लिए पीछे हटता है, उसके पीछे खड़े लोग अचानक घबराकर तितर बितर होने लगते हैं। वह पीछे मुड़कर एक भयानक दृश्य देखता है। लॉरा और अमांडा के सामने काले कपड़े पहने एक आदमी खून से सना चाकू लेकर खड़ा है। डियो उस आदमी से कुछ न करने की विनती करती है, लेकिन उसकी बात अनसुनी हो जाती है। इसके बाद वह आदमी अमांडा पर चाकू से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वह चाकू से बचने में सफल हो जाती है, लेकिन चाकू लॉरा को लग जाता है। इससे भी अधिक भयावह घटना में वह व्यक्ति लॉरा के शरीर को सड़क के किनारे से नीचे यातायात पर फेंक देता है। हैरान होकर डियो हमलावर की ओर दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है तथा अपनी बेटी को पुकारता है। इस बीच घबराई हुई अमांडा अपनी बेटी को किनारे पर गिरते हुए देखती है और उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यवश वह भी गिरकर मर जाती है। पूरा 1 साल बीत चुका है और चाकू मारने की घटना में शामिल व्यक्ति को जूरी द्वारा दोषी ठहराया गया है। डियो ने अब अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी है और वह राइड शेयर ड्राइवर के रूप में काम करता है। हालांकि वह संकट प्रबंधन विभाग की कल्याण जांचों की अनदेखी कर रहे हैं। इसके बजाय वह अपना खाली समय अपने फोन पर अमांडा के सहेजे गए वॉइस मैसेज सुनने में बिताते हैं। इस बीच वह सभी प्रकार के यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। प्रत्येक यात्री की अपनी कहानी होती है। कभी कभी उनकी दुर्दशा भावनात्मक स्तर पर उनके साथ प्रतिध्वनित होती है, लेकिन वह अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। डायो ऐसे लोगों से भी मिलता है जिनकी मानसिकता पहले काम को प्राथमिकता देने की है, जैसा कि पहले डायो करता था। और हर बार उसे एहसास होता है कि ऐसा सोचना कितना मूर्खतापूर्ण था। एक सुबह डायो अपनी बेटी के जन्मदिन पर अपने परिवार की एक तस्वीर की प्रशंसा करता है। वह पार्किंग में इंतजार कर रहा था, तभी एक जोड़ा उसकी गाड़ी के पास आया क्योंकि उन्होंने उसके लिए घर जाने के लिए गाड़ी बुक कर रखी थी। उनके साथ उनकी छोटी बेटी भी है जो उन्हें लॉरा की याद दिलाती है। यह दंपति प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा अपनी यात्रा के दौरान लगातार झगड़ते रहते हैं।
डियो अपने रियरव्यू मिरर से लड़की की ओर सहानुभूति भरी नजर से देखता है, जबकि उसके माता पिता बहस करना जारी रखते हैं। इसके तुरंत बाद वे अंततः घर पहुंच जाते हैं और माता पिता सामने के दरवाजे की ओर चले जाते हैं, जबकि उनकी बेटी कार में ही रह जाती है। डियो पीछे से उनका सामान लेता है और उसे गेट पर रख देता है, फिर पीछे मुड़कर लड़की से पूछता है कि क्या वह अंदर आना चाहेगी। वह अनिच्छा से बाहर निकलती है और गेट की ओर चलती है, लेकिन अचानक वह पलटती है और पीछे से डियो को गले लगा लेती है। इससे वह भावुक हो जाता है और रोते हुए फर्श पर गिर जाता है। वह लड़की लौरा जैसी दिखती है और उसके गले लगने से उसके अंदर के द्वार खुल जाते हैं। इस क्षणिक दुहक के बाद डायल हल्का महसूस करता है और उठ खड़ा होता है। वह अपनी कार में वापस आ जाता है। ऐसा लगता है कि उसके पास थोड़ा नया दृष्टिकोण है और आगे जो भी आएगा उसका सामना करने का आत्मविश्वास है। फिल्म 3। तीसरी फिल्म की शुरुआत तब होती है जब टिम्बर वुड्स अपने बंगले पर पहुंचता है और पाता है कि उसका साथी हैरी होप बिस्तर पर लेटा हुआ है और अजीब हरकतें कर रहा है। अपने सामान्य स्वभाव के विपरीत हैरी फुसफुसा रहा है और पूरे शरीर पर पसीना आ रहा है। वह टिम्बर को बताता है कि एक अत्यंत जहरीला छोटा सा सांप बिस्तर पर रेंग कर आ गया है और अब उसके पेट और चादर के बीच सो रहा है। इसके बाद टिम्बर रसोई घर में जाता है और एक चाकू ले आता है। वह इसका उपयोग संक्रमित त्वचा को काटने और जहर को चूसने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि हैरी उसे स्थानीय डॉक्टर गैंडरबी, शुक्र है कि डॉक्टर जल्द से जल्द आने के लिए सहमत हो गए। वहां पहुंचते ही वह तुरंत निर्णय लेता है कि सबसे पहले हैरी को सांप के काटने पर लगाया जाने वाला सीरम लगाना होगा। इसके बाद वह सावधानीपूर्वक अपने पायजामे की आस्तीन ऊपर चढ़ाता है और उस पर रबर का पट्टा बांधता है। इस बीच हैरी हिलने या खांसने से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर है कि इससे सांप भड़क सकता है। इसके बाद गैंडरबी आसानी से सुइयां डालते हैं और सीरम लगाते हैं। बाहर आकर डॉक्टर टिम्बर को बताता है कि सीरम किसी भी तरह से सुरक्षा की गारंटी नहीं है। थोड़ी देर की चर्चा के बाद वे सांप को बेहोश करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद वे अंदर जाते हैं और हैरी के नीचे पड़े गद्दे को क्लोरोफॉर्म से भिगो देते हैं। यह प्रक्रिया कष्टदायक है और इसमें काफी समय लगता है। अंततः वे धीरे धीरे हैरी के ऊपर से चादर हटाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि सांप बेहोश हो गया है। हालांकि उन्हें सांप का कोई निशान नहीं दिखाई देता। गैंडरबी का सुझाव है कि यह उनके पायजामे के पैर के ऊपर हो सकता है। यह सुनकर हैरी पागल हो जाता है और अपने पैरों पर उछलकर जोर जोर से अपने पैर हिलाने लगता है। जब वह रुकता है तो उन्हें पता चलता है कि उसे सांप ने नहीं काटा है और सांप कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आश्चर्यचकित होकर गैंडरबी ने हैरी से पूछा कि क्या उसने वास्तव में सांप देखा था, लेकिन इससे हैरी को और अधिक गुस्सा आ गया तथा उसने गैंडरबी पर उसे झूठा कहने का आरोप लगाया। जब डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता तो हैरी उस पर भयानक नस्लवादी गालियां बकना शुरू कर देता है। हैरी ब्रिटिश शासित भारत में कार्यरत एक ब्रिटिश अधिकारी है, जबकि गैंडरबी एक स्थानीय भारतीय डॉक्टर है। इसलिए वह बिना कुछ जवाब दिए तुरंत चला जाता है। अंतिम दृश्य में टिम्बर डॉक्टर को बाहर रोक लेता है और हैरी के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। फिर डॉक्टर को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। चुपचाप गाड़ी चलाने से पहले गैंडरबी व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है कि हैरी को बस एक अच्छी छुट्टी की जरूरत है। फिल्म 4 अंतिम फिल्म की शुरुआत सिडनी नामक एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से होती है, जो अपने बेटे इसाया को आनंद लेते हुए देखता है। शर्मिंदा होने के बावजूद सिडनी बताते हैं कि एक युवा व्यक्ति के लिए ऐसी गतिविधियों में शामिल होना स्वाभाविक है। उसके जाने के बाद यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जिस फोटो का उपयोग इसाया अपने आनंद के लिए कर रहा था, वह वास्तव में उसके अपने पिता सिडनी की तस्वीर थी। जैसे जैसे समय बीतता है, यशाया का अपने पिता के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ता है और वह अधिक से अधिक आक्रामक हो जाता है। 14 साल बाद इसाया की शादी के रिसेप्शन के दौरान उसकी मां जोन अपने पति की तलाश में जाती है। उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि सिडनी के साथ उसका बेटा दुर्व्यवहार कर रहा है। हालांकि वह इस बारे में कुछ नहीं करती। वह अपने आंसू पोंछती है और ऐसे चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। कई वर्षों तक सिडनी लोगों को अपनी पीड़ा बताने से डरता रहा, लेकिन अब वह इस स्थिति में पहुंच गया है कि अब वह इस दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप उन्होंने एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया, जिसमें वे उन सभी बातों का खुलासा करेंगे जिनका सामना वे एक दशक से अधिक समय से कर रही हैं। एक रात जब वह अपनी किताब पर काम कर रहा था तो उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। वह पेज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कंप्यूटर में गड़बड़ी आ जाती है। शुक्र है कि वह इसाया के आने और उसे खाने के लिए बुलाने से ठीक पहले कंप्यूटर बंद कर देता है। रात्रि भोजन के समय इसाया उसे उपहार देने की कोशिश करता है, लेकिन सिडनी उसे अस्वीकार कर देता है। इसके बाद जोन माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन इसाया बताता है कि उसने यह उपहार विशेष रूप से अपने पिता के लिए खरीदा है। फिर वह मेज के नीचे अपने पिता के पैर को रगड़ना शुरू कर देता है। कई सप्ताह के बाद सिडनी अंततः अपनी पुस्तक पूरी कर लेता है और निर्णय लेता है कि अब अपने परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाने का समय आ गया है।
जाने से पहले वह पूरी पांडुलिपि अपनी पत्नी के तकिए के नीचे रख देता है। दुर्भाग्यवश जैसे ही वह दालान में जाता है, उसे ईसाइया द्वारा रोक लिया जाता है, जो दावा करता है कि उसका शौचालय टूटा हुआ है और उसे उसका उपयोग करना होगा। डर के मारे सिडनी उसे अपने कमरे में जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उस रात आइजाया अपनी पांडुलिपि की प्रति पाकर सिडनी के कार्यालय में उसके पास जाता है। वह इस बात से नाराज है कि उसके पिता ने उनके रिश्ते को उजागर करने का साहस किया। इसे जलाने की धमकी देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगली बार परिणाम साधारण बातचीत से भी कहीं अधिक बुरे होंगे। इससे सिडनी डर जाता है, इसलिए वह तुरंत अपनी पांडुलिपि वाली फाइल को हटा देता है। अपने सभी मित्रों और परिवार के लिए नए साल की पार्टी आयोजित करने के बाद सिडनी ने आरामदायक स्नान और संगीत के साथ तनाव दूर करने का निर्णय लिया। लेकिन यशायाह के पास उसके लिए कुछ और योजनाएं हैं। वह दरवाजा तोड़ देता है और बाथटब में उस पर हमला कर देता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। मां नीचे से उसकी चीखें सुनती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। उस रात सिडनी भागने का निर्णय लेता है, क्योंकि वह अपने बेटे के दुर्व्यवहार को और अधिक सहन नहीं कर सकता। सौभाग्यवश उन्होंने अपनी पांडुलिपि की एक प्रति एक ढीले फर्श के नीचे छिपा दी है। वह चुपचाप भागने की कोशिश करता है, लेकिन ईसाइया पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहा है। वह इस बात से क्रोधित है कि उसके पिता इस रिश्ते को केवल एक तरफा मानते हैं। इस डर से कि उस पर एक बार फिर हमला हो जाएगा, सिडनी दरवाजे से बाहर भागता है। लेकिन जब वह सड़क के बीच में पहुंचता है, तो उसे अपनी ओर आता हुआ कोई ट्रक दिखाई नहीं देता। दुर्भाग्यवश उसे गोली लग जाती है और वह मौके पर ही मर जाता है। यशायाह भय से चीखता है जब उसके पिता की उसकी आंखों के सामने मृत्यु हो जाती है। फिर यह दृश्य कुछ दिनों बाद का है, जब जोन को उन सभी समयों के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब उसने अपने पति की उपेक्षा की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे बस किसी की मदद की जरूरत थी। इस एहसास के साथ जोन अंततः अपने बेटे का सामना करती है। वह उससे उसकी प्रॉम नाइट के दिन के बारे में पूछती है, जब सिडनी उसे स्कूल छोड़ने गई थी। हालांकि जब वह घर वापस आया तो वह रो रहा था और जोन की आंखों में देख नहीं पा रहा था। पहले तो ईसाइया ऐसा दिखावा करता है जैसे वह नहीं जानता कि वह क्या बात कर रही है, लेकिन जितना अधिक वह दबाव डालती है, वह उतना ही अधिक उत्तेजित होता जाता है। अंततः उसे सच पता चल जाता है। क्रोधित होकर वह उसे थप्पड़ मारने से पहले उस पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाती है। वह उसे थप्पड़ मारता है और दावा करता है कि वह अपने पिता से उससे कहीं अधिक प्रेम करता है। इसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच झगड़ा होता है और जोन अंततः आत्मरक्षा में अपने ही बेटे को मार देती है।